लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती से महंगा होगा लोन। पर्सनल और कंज्यूमर लोन क्रेडिट कार्ड का बिना सोचे समझे इस्तेमाल पड़ेगा भारी। आरबीआई ने रिस्क वेटेज 100 से बढ़ाकर 125% किया। आरबीआई के फैसले का बाजार पर दिखा असर। अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती से बैंक और एनबीएफसी शेयरों में रही गिरावट। बैंक निफ्टी 578 पॉइंट गिरकर बंद। मध्य प्रदेश की सभी 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान जारी। कई दिग्गज नेताओं ने डाला वोट। 3 बजे तक एमपी में 60% से ज्यादा और छत्तीसगढ़ में 55% से ज्यादा वोटिंग। सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद रेलवे का फैसला। सूत्रों के मुताबिक डायनेमिक फेयर में हो सकती है कमी। अभी सुविधा ट्रेनों में लगता है 300% डायनेमिक फेयर। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। अश्लीलता फैलाने वाले ओटीटी ऐप्स पर सरकार का शिकंजा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उल्लू समेत 3 ऐप्स को अश्लील कंटेंट हटाने को कहा। कई और ऐप्स सरकार के रडार पर। डीप फेक पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। एडिटर्स के साथ दिवाली मिलन में देश को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया का मांगा सहयोग। कहा भारत जल्द बनेगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई के एक्शन और आपके पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन लेना आने वाले वक्त में महंगा और मुश्किल दोनों ही हो सकता है। दरअसल कल शाम आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कंज्यूमर लोन पर क्रेडिट रिस्क वेटेज को 25% और बढ़ा दिया। इसका असर सीधे आपके पर्सनल लोन, आपके क्रेडिट कार्ड के लोन पर पड़ेगा। इसको समझते हैं। वरिष्ठ सहयोगी लता वेंकटेश इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे लता जी, दर्शकों को ये बताइए कि आरबीआई ने ये क्या किया है और इससे किस तरीके से लोन, खास तौर पर पर्सनल लोन पर क्या असर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने ये कहा कि जब भी बैंक्स और एनबीएफसीज ऐसे लोन्स दे रहे हैं जिसके लिए कोई कोलैटरल नहीं है, जो पर्सनल लोन है, हम आप लेते हैं, इसमें व्हीकल लोन इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसके पीछे एक गाड़ी है, होम लोन इंक्लूडेड नहीं है, और एमएफआईज के लोन्स, एजुकेशन लोन्स भी इंक्लूडेड नहीं है। बाकी के जो पर्सनल लोन्स हम ले रहे हैं उसके लिए बैंक्स और एनबीएफसीज को ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। अभी हमें ये रूल समझ लेना चाहिए कि हर कंट्री में बैंक्स और एनबीएफसीज को एक कायदा है। 100 रुपये लोन में 8% दैट इज़ 8 रुपीज़ शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन है, 92 रुपीज़ ही डिपॉजिटर्स का है। लेकिन ये सब लोन के पीछे 8 रुपीज़ नहीं लगाना है। अगर डिपॉजिटर के पैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए 25 पैसा कैपिटल काफ़ी है। रिस्कियर लोन के लिए 8 रुपीज़ से ज़्यादा लगाना पड़ता है। यही आरबीआई ने कहा है 125%, मतलब 8 रुपीज़ नहीं और एक 25, मतलब 10 रुपीज़ कैपिटल लगाना पड़ेगा। जहां 150 रिस्क वेट है वहां पे 12 रुपये लगाने पड़ेंगे बैंक्स को। एनबीएफसीज को वैसा ही, उनका मिनिमम 15% कैपिटल है तो उनका 25% और ज़्यादा बढ़ेगा, 18 रुपीज़ पर 100 रुपये लोन हो जाएगा। तो सबको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल महंगी है, अगर महंगा है तो बैंक्स वो कॉस्ट को पास ऑन कर देंगे। तो ये हुआ है कि आरबीआई ने बैंक्स जो लोन एनबीएफसी को दे रहे हैं वो महंगा हो जाएगा, और बैंक्स एंड एनबीएफसीज जो पर्सनल लोन दे रहे हैं वो भी महंगा हो जाएगा क्योंकि कैपिटल कॉस्ट कवर करना है। जी, बहुत शुक्रिया मैम तमाम डिटेल्स के लिए और जानकारी के लिए दर्शकों को। अब एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि आरबीआई के रिस्क वेटेज बढ़ने से अनसिक्योर्ड जो लोन है उनके कारण पैदा हुए रिस्क इससे कम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पर्सनल लोन महंगा होगा। Well, I think the most important component is that the risk weights have been increased from 100 to 125% in case of unsecured loans. But I would also like to mention that pre-COVID, this was actually 125%. During COVID period only, it was brought down to 100. And now they are back to 125%. So that is one of the major aspect which has to be kept in mind. But also at the same time, the concerns which are being raised by Honorable RBI Governor relating to the growth in the unsecured loan in the system, I think to that extent, this effort is to ensure that the system stays insulated from any potential risk. That is the reason why perhaps this risk weights for the unsecured loans have been increased, and also
the lending to the NBFCs also, in whatever rating they are, it has been increased by another 25 basis point. But so that's how this is all. This is the broad import. जी, तो कुल मिला के आरबीआई का जो ये फैसला है, इसके बाद ग्राहकों के मन में भी कई सारे सवाल होंगे, जिनके जवाब जानने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर के बख्शी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो पर्सनल लोन लेना क्या महंगा हो जाएगा और साथ में मुश्किल भी? नमस्कार। पर्सनल लोन थोड़ा महंगा ज़रूर होगा, ये संभावना है। खारा जी ने भी, जैसे स्टेट बैंक के चेयरमैन ने कहा, अगर मुझे 10 रुपए कैपिटल रख के अगर मैं 100 रुपए का व्यापार कर सकता था, अब उसी की जगह मुझे 12.5 रुपए कैपिटल रख के 100 रुपए का व्यापार करना होगा। तो जो 2 रुपए 50 पैसे एडिशनल कैपिटल मुझे लगानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे जो कॉस्ट देनी पड़ेगी वो मुझे उस लोन से ही रिकवर करनी होगी। ये कहना ये जनरलाइजेशन है, एक जनरल स्टेटमेंट है। उसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर होते हैं जो लोन की कॉस्ट के ऊपर, कितनी प्राइसिंग आप लेंगे, महंगे होंगे या सस्ते होंगे, उस पर निर्भर करते हैं। आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन जनरल कम आते हैं तो रेट कम हो जाएंगे, या कंपटीशन बाजार में क्या है, या लोन जो पोर्टफोलियो है उसमें एनपीए बैंक का कितना है, यानी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कितनी आ रही है। तो इन सबको देखते हुए, लेकिन इस स्टेप की वजह से अगर हम बाकी सब चीज़ों को हटा के देखें तो ये क्लियर है कि अगर मुझे 2.5 रुपये 100 रुपये पर ज़्यादा कैपिटल रखनी पड़ेगी तो मुझे या 8 रुपये की जगह 10 रुपये रखनी पड़ेगी, तो मुझे उस कैपिटल की कॉस्ट रिकवर करनी है। जी, और एक और सवाल है मेरा सर आपसे कि अगर मैं मौजूदा ग्राहक हूं तो क्या आगे मेरी ईएमआई बढ़ जाएगी? जहाँ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया होता है कोई भी, देखिए ईएमआई नॉर्मली अगर आपका होम लोन है तो वो इसमें कवर्ड ही नहीं हुआ है, व्हीकल लोन है तो इसमें कवर्ड ही नहीं हुआ है, गोल्ड लोन है तो कवर्ड ही नहीं हुआ है, उसके ऊपर तो एडिशनल रिस्क वेट लागू ही नहीं हो रहे हैं। व्हीकल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, ज्वेलरी लोन, इन लोन्स पे ये नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा कोई अगर आपका लोन है और आपका फ्लोटिंग रेट पर है, फ्लोटिंग रेट होता है जिसमें बैंक समयानुसार या समय समय पर 3 महीने, 6 महीने या साल में रेट का रीसेटिंग कर सकता है जैसे जैसे बैंक की कॉस्ट बढ़ती है। तो अगर फ्लोटिंग रेट में है तो जब भी उसका रीसेट की डेट आएगी उसके बाद वो आपका ब्याज बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पर्सनल लोन ये नॉर्मली जो इसमें कवर्ड हो रहे हैं बहुत छोटे लोन कवर्ड होंगे। कुछ लोन होंगे, कुछ लोगों ने क्लीन लोन शायद ज़्यादा बहुत बड़े भी दिए हों, वरना जैसे अब एक लोन है इसमें जो स्पेसिफिक जिसका मेंशन भी है, मान लो मैंने मकान के लिए लोन दिया, मकान के लिए कार के लिए लोन दिया है और 10 लाख रुपए लोन दिया है, 15 लाख रुपए की कार थी। 2 साल के बाद में एक टॉपअप लोन कोई मांगता है कार के रिफर्बिशिंग के लिए या किसी काम के लिए 2 लाख रुपए का, तो क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है तो ये जो नया लोन 2 साल का माना लिया जाएगा, ये व्हीकल लोन में ना काउंट होके अनसिक्योर्ड लोन में, और ये इस नई गाइडलाइन से कवर होगा। तो ईएमआई बढ़ सकती हैं प्रोवाइडेड आपका लोन नई गाइडलाइन में कवर्ड हो और प्रोवाइडेड रीसेट की डेट आपका रेट लोन जो है फिक्स रेट पे ना हो। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए बख्शी जी आपका। थैंक यू। और अब दर्शकों की सहूलियत के लिए आपको बता दें यहाँ पर कि कौन से लोन हैं इसमें जो कवर्ड नहीं होंगे, ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इसमें आप जितने भी लोन्स हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन और ज्वेलरी का जो लोन है, ये जो लोन है इस पर असर नहीं पड़ेगा। पर्सनल लोन पर इसका असर पड़ेगा, वो महंगा हो सकता है। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 188 अंक गिरकर 65,795 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 33 अंक गिरकर 19,732 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी शेयरों में रही, तो वहीं अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती से एनबीएफसी शेयरों में गिरावट देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा आज कैसा हाल रहा सेक्टर्स का?
देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें तो क्लियरली जो आरबीआई का सर्कुलर था उसके चलते निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा कमजोरी थी और शायद इसी वजह से आज बाजार थोड़े नरम नोट पे बंद हुआ। वीक के लिए अच्छे गेंस दिखे हमको, लेकिन अगर हम निफ्टी गेनर से शुरू करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी तेज़ी में थी। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, इन दोनों ही शेयर में आपको 3 से 4% तक की तेज़ी दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स और एलएनटी जैसे शेयर्स में अच्छी खासी खरीदारी दिखी। लूजिंग साइड पे ज़्यादातर आपको बैंकिंग शेयर्स ही दिखेंगे, तो एसबीआई, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स में 3-3.5% तक की गिरावट थी। तब ओएनजीसी और बीपीसीएल जैसी सरकारी कंपनीज में ऊपर के लेवल से आपको प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर पड़ी। अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ टाटा इन्वेस्टमेंट 20% ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा वैरॉक इंजीनियरिंग, सारेगामा, इरकॉन जैसे काउंटर्स में आपको अच्छी तेजी दिखेगी। इनफैक्ट आज रेलवे शेयर्स में काफ़ी अच्छी तेजी दर्ज हुई। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली आरबीएल बैंक, एफएनओ का टॉप लूजर, 8% की गिरावट, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड बिजनेस की तरफ है। इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, चोला फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक जैसे काउंटर्स में आपको थोड़ी बहुत बिकवाली हावी होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें आज मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलिंग आपको एनबीएफसी शेयर्स में आती हुई दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और क्या बाजार में तेजी वापस लौट रही है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद रेलवे डायनेमिक फेयर को रिव्यू करेगी। सूत्रों के मुताबिक रिव्यू में कम परसेंटेज पर कैपिंग लगाने का फैसला मुमकिन है। संवाददाता दीपाली हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर जुड़ रही हैं। दीपाली, बताएं जरा डायनेमिक फेयर रिव्यू की क्या है कहानी, और सुविधा जैसी अगर ट्रेन की हम बात करें इसके टिकट की तो प्लेन से भी ज्यादा महंगे दिख रहे हैं फिलहाल। देखिए, ये पूरा मामला क्या है संक्षिप्त में पहले मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल पिछले एक आध दिन से सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल हो रहा था कि मुंबई से पटना के बीच जो सुविधा ट्रेन चलाई जा रही है, छठ के मौके पर किराया सेकंड एसी में 9300 रुपये से ज़्यादा हो गया है। और ये सब कुछ हुआ है डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी की वजह से, जिसमें जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है अगली सीट्स का जो किराया है वो बढ़ता जाता है, और जो लिमिट है इसमें वो बेस फेयर से 3 गुना तक की लिमिट है। अब हमें ये सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्रालय जो सुविधा ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर या जिसे डायनामिक प्राइसिंग बोलते हैं उसको रिव्यू कर सकती है। अब रिव्यू में काफ़ी संभावना ये बन रही है कि जो कैपिंग है जो अभी 3 गुना है, बेस फेयर की 3 गुना है, इसको घटाकर कम किया जा सकता है ताकि बेतहाशा किराया जो बढ़ता हुआ नज़र आता है फेस्टिव डिमांड के दौरान उस पर थोड़ा ब्रेक लगाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और अब बात करेंगे 2024 के सेमीफाइनल की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे राउंड में 70 सीटों पर मतदान फिलहाल हो रहा है। मध्य प्रदेश में कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला, तो वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी मतदान किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वोट डाला, तो वहीं इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी मतदान किया। ये अलग अलग तस्वीरें उन्हीं दिग्गज नेताओं के हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बजे तक मध्य प्रदेश में 60% से ज्यादा और छत्तीसगढ़ में 55% से ज्यादा वोटिंग फिलहाल हो चुकी है। वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ में अभी तक के अपडेट के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र चौहान और साथ ही छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं आकाश शुक्ला। सबसे पहले चलते हैं भोपाल, बताएं जरा क्या कुछ हाल है शैलेंद्र भोपाल का। एमपी में मतदान कैसा चल रहा है? कुछ हिंसक घटनाओं की भी खबर आई थी वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत ही अच्छा रहा है और 3 बजे तक 60% से ज़्यादा मतदान हो चुका था। तो ये पिछली बार की तुलना में 7% ज़्यादा है और अभी तो 2 घंटे और बाकी है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो चुनाव का प्रतिशत है वो वोटिंग प्रतिशत करीब चुनाव में जाएगा 75% के ऊपर। तो ऐसा माना जा रहा है। पिछले जो चुनाव थे वर्ष 2018 के तब 72% रहा था
था मतदान, और इस बार जो लग रहा है 75% के ऊपर जाएगा, तो 3 से 4% ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और जहां तक हिंसा की बात की जाए तो मुरैना, जो भिंड, ग्वालियर, चंबल में जो इलाका है, वहां पे लगातार हिंसा की खबरें आती रही है, वहां विवाद हुए हैं, वहां पर गोली चलने की भी सूचना आई है, बूथ कैप्चरिंग की भी सूचना मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मुरैना है वो बिहाड़ का इलाका, वहां पर चंबल में इस तरह की घटनाएं होती है, और वहां पर एहतियातन वैसे भी ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी भी मुरैना में छुटपुट घटना की, हिंसा की सूचनाएं लगातार मिल रही है। इसके अलावा देखा जाए तो इंदौर में भी विधानसभा जो 4 है, वहां पर भी विवाद की सूचना है। वहां पर भी जो विधायक मालिनी सिंह गौड़ है, उनके बेटे जो एकलव्य गौड़ ने वहां पर के साथ मारपीट, और उन्होंने कुछ लोगों के साथ मारपीट की है, वहां भी पुलिस ने सख्ती के साथ लाठीचार्ज किया है। तो कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश के ऐसे इलाके हैं जहां पर छुटपुट घटनाएं हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अभी स्थिति कंट्रोल में, निर्वाचन आयोग भी लगातार नजर रखे हुए है, और उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स ऐसी जगह पर लगाई गई है जहां जाता अति संवेदनशील बूथ है। अभी भोपाल में भी जहां पिछले चुनाव में कुछ जगह हिंसा हुई थी, वहां शांति है। तो फिलहाल अभी कुछ बड़ी घटना तो नहीं मानी बिल्कुल, लेकिन आप नजर बनाए रखिए। शैलेंद्र, आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल आकाश हमारे साथ छत्तीसगढ़ से इस वक्त मौजूद हैं। आकाश, आप अंबिकापुर से मौजूद हैं, नक्सली इलाकों में से एक है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर मतदान कैसा चल रहा है फिलहाल, क्या अपडेट यहाँ से? देखिए, छत्तीसगढ़ के 70 सीटों पर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, और लगभग छत्तीसगढ़ में 55% से अधिक मतदान हो चुके हैं। 1,63,00,000 से अधिक मतदाता यहां पर मतदान करेंगे। 55% से अधिक जो मतदान हुआ है, एक अच्छा दृश्य है, क्योंकि पिछले वर्ष देखे तो काफी कम मतदान हुए थे। उसकी अपेक्षा माना जा रहा है कि लगभग 80% तक प्रदेश में मतदान हो सकते हैं। अगर 25 सीटों की बात करें तो पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने उनके भतीजे विजय बघेल सांसद हैं जो भाजपा से वो खड़े हैं, और वहीं त्रिकोणी मुकाबला एक तरीके से वहां पे माना जा रहा है, क्योंकि जोगी कांग्रेस से वहां अमित जोगी वहां पर मैदान में है। इसी तरह अगर अंबिकापुर में आए तो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव यहां पर मैदान में, उनके सामने भाजपा से राजेश अग्रवाल खड़े हैं। तो इस तरीके से यहां पर सीटों का एक सिनेरियो है, और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो है दिग्गज जो है सांसद है, बीजेपी के कई सांसद, गोमती साय, अरुण साव जैसे नेता हैं, वो अपना भाग्य एक तरीके से आजमा रहे हैं। अगर मतदान की बात करें तो यहाँ मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में, कुछ विधानसभा में छुटमुट विवाद की स्थिति आई, कुछ जगहों में ईवीएम बंद हो गया था, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैद है, एक तरीके से उत्साहपूर्वक मतदान छत्तीसगढ़ जी बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है वोटिंग परसेंटेज के रूप में। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, और बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम डिटेल्स के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। का स्वागत है। एडिटर्स के साथ पीएम मोदी ने दिवाली मिलन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये वक्त भारत है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डीप फेक पर भी चिंता जताई। इस मौके पर हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल भी मौजूद थे। चलते हैं सीधा उनके पास। अनुज जी, बताइए जरा, पीएम के साथ मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जर्नलिस्ट और एडिटर्स के साथ एक खास भेंट की। कोरोना के बाद बहुत समय के बाद ये इस तरह की मीटिंग हुई थी, और प्रधानमंत्री जी ने उसमें 2-3 चीज़ें कही। उसमें एक चीज़ जो उन्होंने कही, जिसकी काफ़ी चर्चा होगी, जो डीप फेक्स को लेकर एक कंसर्न बन रही है, क्योंकि एआई, चैट जीपीटी, इन सब पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अब थोड़ी सी ज़रूरत आ गई हमको कि इसको सीरियसली लिया जाए, डीप फेक्स को। उन्होंने एक मजाक में एक अपना एग्जांपल दिया कि मेरा एक गाते हुए का भी एक वीडियो बन चुका है, और ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में मैं ही हूँ उसमें। तो वो एक एग्जांपल दिया उन्होंने। एक और जो चीज़ उन्होंने कही, जिस पर फोकस किया कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, और इसमें उनका ये मानना था कि मीडिया को भी एक बड़ा रोल प्ले करना है, और हमें हर शहर में जाकर ये पूछना है कि क्या
आप अपनी इकोनॉमी को डबल कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें थी जो आज मेरे हिसाब से मेन रही। बाकी प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि काफ़ी समय के बाद मीडिया के वालों से मिले थे, तो जो कोविड में थोड़ा सा नुकसान हुआ था, जो काफ़ी लोगों की लॉस ऑफ लाइफ जो हुई थी, उस पर भी थोड़ा दुख जताया प्रधानमंत्री जी ने। और अगेन ये भी बताया कि देखिए उसके बाद हम किस तरीके से हम लोगों ने बाउंस बैक किया, वो अपने आप में एक टेस्टामेंट है इस चीज़ के लिए कि हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपने अनुभव को साझा करने के लिए अनुज जी आपका। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की, अफ्रीकी टीम को 3 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने डेविड मिलर की शतकीय पारी के दम पर 212 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 213 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में कंगारू टीम ने 7 विकेट गंवाकर 47 ओवर में ये मैच जीत लिया। हालांकि उसे ये मैच जीतने में पसीना आ गया क्योंकि अफ्रीका ने 174 रन पर ही 6 विकेट चटका दिए थे। अब ये मुकाबला जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फाइनल में एंट्री कर ली है। फाइनल में अब ऑस्ट्रेलिया और भारत में टक्कर होगी। मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस फाइनल में कंगारू की टक्कर भारतीय टीम से होगी। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार फाइनल खेलने के लिए उतरेगी, जबकि भारतीय टीम का ये वर्ल्ड कप में चौथा खिताबी मुकाबला रहेगा। ये दोनों ही टीमें 20 साल के बाद एक बार फिर से वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।